ये मुख्यमंत्री का पद जिला को भी मिलता है और जो मेहनत कश लोग होते हैं उनको भी मिलता है। जब अधिकारियों ने कहा खजाना खाली है, मैंने कहा कि इस खजाने को भरने के लिए हम किन योजनाओं पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा हमें भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। जयराम ठाकुर जी सोए, हमीरपुर जिला की कोई याद नहीं आई। जिस जिला से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, जिस जिला में प्रेम कुमार धूमल 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिला की कभी सुध नहीं ली। चुनाव जीत करके एक मंत्री तक नहीं बनाया। 15 साल पहले धनोर साहब ने हमीरपुर में बस स्टैंड का नींव पत्थर रखा, अपने कार्यकाल में भी नहीं वो बना सके। मैंने उसको 50 करोड़ रुपए एलोकेट किया, उसका काम शुरू हो रहा है और 18 महीने में बनकर तैयार होगा। खजाना खाली होने के बाद धीरे धीरे मैं उसको पकड़ बनानी शुरू कर दी। प्रशासनिक पकड़ बहुत जरूरी होती है। मैंने कहा कि मैं तब तक कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं करूंगा जब तक ये सब चीजों को हम दुरुस्त न कर ले। 1 महीने बाद मैंने कैबिनेट का विस्तार किया। विस्तार करने के बाद मेरे मन में हमेशा एक इच्छा रही थी, जहां मैं किसान का बेटा हूं, एक सरकारी कर्मचारी का भी बेटा था और सरकारी कर्मचारी का बेटा होने के नाते कई सरकारी कर्मचारियों की यूनियन, अधिकारियों की यूनियन मेरे पास आती थी कि हम 60-58 साल नौकरी करेंगे, 58 साल बाद हमें सिर्फ 2750 रुपया पेंशन मिलेगी या 3000 रुपया पेंशन मिलेगी। बुढ़ापे का हमारा कोई सहारा नहीं होगा, आप कृपया करके हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दीजिए। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, आर्थिक कंगाली के दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारी इच्छा शक्ति देखिए, हमारी दृढ़ता देखिए। हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देकर उनके बुढ़ापे को सुरक्षित किया। ये भावना कैसे पनपी? ये भावना इस प्रकार पनपी, जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो वो पेंशन जो है, फैमिली पेंशन, मेरी माताजी को भी मिलती है। मैं जब घर जाता हूं, घर जाके हमारे यहाँ प्यार का एक रिवाज है कि अपने बेटे को चाहे जितना मर्जी बेटा बड़ा हो जाए, माँ अपनी यहाँ एक जेब होती है बुजुर्गों की, उस जेब से 500 रुपए निकाल के आज भी मुझे देती है। मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गया, उसका प्यार और उसका भाव देखिए कि वो माँ आज भी मैं उसके लिए उसका बेटा ही हूँ और हमेशा ये आशीर्वाद देती है कि गरीब आदमी की सेवा करना, आम आदमी की सेवा करना। और मैं उस दृष्टि से उन योजनाओं को आगे बढ़ाने लगा। ओल्ड पेंशन देने का फैसला कोई छोटा फैसला नहीं था। केंद्र सरकार का दबाव अलग था कि हमारा 9,000 करोड़, जिसमें 4,500 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का अंशदान और सरकार का 4,500 करोड़ का अंशदान केंद्र सरकार के पास पड़ा। मैं वित्त मंत्री से गया, उससे कहा कि ये 9,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार का इसको देना चाहिए। मात्र आश्वासन मिले और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन 9,000 करोड़ को रुकवाने के लिए दिन रात प्रयास करते रहे। हमने हिम्मत नहीं मारी। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस प्रदेश में भयंकर आपदा आई, सिर्फ 1.5 लाख रुपया। जब 1.5 लाख रुपया देने की बात आई, मैंने उनसे पूछा क्या 1.5 लाख में घर बनता है? 1.5 लाख में कोई घर नहीं बनता। अधिकारी कहते हैं कि रिलीफ मैन्यूल है, भारत सरकार का भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं।
मैं आप जैसे परिवार से निकला था, मैं जानता था 1.5 लाख से तो कुछ भी नहीं बनेगा। मैंने कहा वो रिलीफ मैन्यूल दिखाइए। उस रिलीफ मैन्यूल को मैंने पढ़ा। मैंने बोला इस रिलीफ मैन्यूल को बदलना पड़ेगा। और मैंने जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनके लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और 1.5 लाख से वो सहायता राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर। ये चीज मुझसे किसी ने मांगी नहीं, ये चीज किसी से मांगने की आपदा प्रभावित परिवारों ने नहीं कहा कि हमें इतने पैसे देने चाहिए। ये समझा मैं, उनकी पीड़ा को समझा। जो अधिकारी पत्नी लगाकर बैठा करते थे उनको मैंने दिशा दी, नहीं ये चलने वाला नहीं है। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैंने कहा इतनी राजस्व अदालतें हैं, जनता पटवारी के पीछे इंतकाल के लिए घूमती रहती है, तकसीम के लिए घूमती रहती है। मैंने राजस्व कानून में बदलाव किया और 3 महीने में देखिए 10-10 साल पुराने इंतकाल, जिसके लिए आप पटवारी को ढूंढते हुए आपके जूते घिस जाते थे, आजकल पटवारी साहब खुद फोन करके कहते हैं जल्दी आइए आपका इंतकाल करवाना है। यह भी हमने व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम आगे बढ़ रहे थे, दूसरा बजट प्रस्तुत होने वाला था। हमारी सरकार को 4 महीने आपदा में लड़ने के लिए लग गए, 2 महीने मुझे अपनी बीमारी से जूझते हुए हो गए। ये सिर्फ मैं 15 महीने में 9 महीने की कार्य प्रणाली बता रहा हूं। धीरे धीरे हम अपना दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले बजट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ लेकर सचिवालय के लिए मुझे न्योता आया, मैं सचिवालय नहीं गया, मैं उन बच्चों के पास गया, अनाथ आश्रम गया जिन बच्चों की ना माता थी ना पिता था। उनके हॉस्टल में गया, उनके रहने का ढंग देखा, उनके भाव को समझा, उनकी पीड़ा को जाना। आके अधिकारियों को हुक्म दे दिया, मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4000 अनाथ बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। इन बच्चों का पालन पोषण जिस प्रकार हम अपने परिवार में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं उस प्रकार की नीति बनाइए। टीवी में खबर चली, सब लोगों को बोला, मैंने बोला इनसे बात करो। दुख तब होता है, पीड़ा तब जो होती है कि जिस जिले से आपका मुख्यमंत्री हो उस जिले के 3 विधायक राजनीतिक मंडी में पिट जाए। दुख उस बात का है। मैंने उनसे कहा आप इस बजट को पास करवाने में सहायता कीजिए, जो आपने किया कोई बात नहीं। मुझे क्या पता था कि 28 तारीख को बीजेपी वालों ने हेलीकॉप्टर कर रखे हैं। एक हेलीकॉप्टर रनडेल आया, दूसरा हेलीकॉप्टर रनडेल आया, हिमाचल की पुलिस नहीं आई। सीआरपीएफ AK-47 लेके भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष राजीव बिंदल जी उस गाड़ी में बैठे हुए थे, विधानसभा के परिसर में आए, गेट तोड़ दिया। मैंने कहा अभी तो हमारी सरकार है। वो सोच रहे हमारी सरकार जा रही है और जयराम जी चीख चीख कर कह रहे हैं अब तो इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। मैंने बोला ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। टीवी में चल पड़ा, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा मैंने 40 साल राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया है। मैं हमीरपुर की उस वीर भूमि से आता हूं जहां के सैनिक सीमा पर दुश्मन की गोली सामने छाती से परताल कर सहन करते हैं। और मैं उस राजनीतिक हमीरपुर की पृष्ठभूमि से आता हूं जहां देश की रक्षा के लिए हर सैनिक निशावर होता है। मैं भ्रष्टाचार को सबक सिखाने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ूंगा। इन भ्रष्टाचारियों के सामने हथियार नहीं डालूंगा, इन खनन माफियों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। और मैंने विधानसभा में बजट पास किया। ये फिर उठकर
हरियाणा सरकार के अंदर चले गए। मैंने बोला ऐसी क्या नाराजगी होगी, बजट में भी नहीं आए। तो एक जो हेलीकॉप्टर में जो एक चढ़ाने वाला भी होता है, वो बोल रहा था कि दूसरी किस्त जो है वो पंचकुला में ही मिलेगी, आधी किस्त में नहीं। कितनी मिली? आधी किस्त मिली। अब बताइए, हम कई बार आके बोल रहे हैं, आप बताइए, एक महीना आप हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। कहा नहीं आए? हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे आप? क्योंकि जिस सौदे को ये इन्होंने किया था कि हमारे को जितना धन के लिए इन्होंने टैक्सी खरीदे हैं, अब उस धन को लाने के लिए कुछ तो ले आए हैं, बड़सर में भी बांट रहे हैं। खूब लूटना इनको, ये आपका पैसा है, खूब लूटना। आएगा, बांटेगा, बोलेगा कि ये तो बोलना पाऊ कोई नहीं, बट वोट और देंगे तो समझो ज्यादा दे जा, ये तुम्हारा पैसा है। खूब लूटना। 15 करोड़ से ज्यादा लिए हुए हैं। 3 चुनावों में तो यही बोलते रहे मेरे पर कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। कोई कर्जा नहीं है। ये राजनीतिक मंडी में बिके हुए लोग हैं जो आपके बोर्ड से विधायक बने, आपके बोर्ड से चुनकर विधायक की कुर्सी पर पहुंचे, और जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने और आपने राजनीतिक मंडी में बेचा, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं से सौदा किया है, क्या आप ऐसी पार्टी को और ऐसे विधायक को माफ करेंगे? हाथ खड़े करके बताइए, सच में खड़े करके बताइए दोनों। इनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मेरे जिले से तो 3 विधायक चुने हैं। मैं आपको वादा करता हूं, बड़सर की जनता को और हमीरपुर की जनता को, मैं आपके साथ हूं। आज तक मैंने कभी किसी के हस्तक्षेप नहीं किया था। मैं बड़सर भी कई बार आऊंगा, तस्वीर बदलूंगा, और मैं ये भी वादा करता हूं कि ये एक ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी है। पूरी सरकार इसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये सोचिए कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। आपकी पीड़ा हम जानते हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, बड़सर में अगले 3 साल में जो मांगोगे आप, जो रोजगार मांगोगे वो मिलेगा। आप सुषमा स्वराज जटवालिया जी को जिताकर भेजिए। ऐसा सबक सिखाइए इस पीके में विधायक को। एक टैक्सी इसकी बड़सर में आई है, पर छोटी आई है, वो बड़ी अभी उन्होंने रखी है, डर रहे हैं। वो टैक्सी को संभालने के लिए भी इन्होंने केंद्र की सीआरपी पुलिस लगा रखी है। मैं इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं हिमाचल पुलिस वालों को सबसे ईमानदार मानता हूं, वो दे सकते हैं। क्यों सीआरपीएफ की पुलिस लगा रखी है? ये टैक्सी वाले को सबक सिखाना है। ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। ये चुनाव भविष्य में कोई ना बिके, उसकी दिशा तय करेगा। ये चुनाव पैसों के दम पर जो सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए चुनाव होने जा रहा है। हम अभी भी 34 है, वो 25 है। हम अभी भी 34 वो 25 है। 3 जो है, एक और बड़ी विचित्र बात, ये आजादी के बाद की पहली विचित्र बात है, ये भूल गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। आजाद प्रत्याशी ना कांग्रेस पार्टी का होता है ना बीजेपी का होता है। वो जिसकी सरकार हो उसके साथ चल पड़े, उससे अपने काम करवाने चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र के। ये देश में आजादी के बाद पहला ऐसा 3 आजाद प्रत्याशी है जो विधानसभा के बाहर बैठ के बोलते हमारे इस्तीफे स्वीकार करो, और इस्तीफा दिया। और उसके बाद गए हाई कोर्ट में कि स्पीकर महोदय को बोले कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो।
भले मानुषों के दिमाग में बीन दिया हुआ। आप इनसे पूछो कि क्या आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या अगली बार आप विधायक नहीं बनेंगे। या तो ये कहो कि हम अगला एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि एमएलए का इलेक्शन आने वाला है। ये पहले है। ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। मैं बताऊं इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे वो जो अटैची भरे हुए वो राज है। कोई आजाद उम्मीदवार बोलता है ऐसे? पहली बार कुछ। और ये 75 साल में पहली ऐसी हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी घटना हो रही है, हिंदुस्तान की राजनीति में। तो आपने लोकतंत्र की हत्या होने से बचानी है। अगर ये लोकतंत्र बिका तो मेरे जैसे आम परिवार के लोग, इन जैसे आम परिवार के लोग, दरबानी जैसे आम परिवार के लोग, राजादा जैसे आम परिवार के लोग कभी विधायक नहीं बन सकेंगे। वो राजनीतिक मंडी में उनको खरीदने वाले भारतीय जनता पार्टी की पार्टी होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो लोग जनता की भावनाओं से सौदा करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक सिखाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान की लोकतंत्र की मर्यादा की नींव को हिमाचल की जनता मजबूत करेगी। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हमें सिर्फ 15 महीने में 4 महीने आपदा और 2 महीने मेरी बीमारी थी, 9 महीने काम किया है। 5 साल में हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा। भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, जहां युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं को सम्मान होगा, बुजुर्गों का आदर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मेरे साथ फिर कहिए, सुभाष जटवालिया जिंदाबाद। जोर से सुभाष जटवालिया जिंदाबाद।